नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया आज के समय पैनिक मोड में है। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दे दी है कि मेगा सुनामी आ सकती है। यूएसए के कई इलाकों में, प्राइमरली हवाई में। रशिया जापान को ऑलरेडी सुनामी ने हिट कर दिया है और अभी भी डर बना हुआ है कि डिस्ट्रक्शन मेगा स्केल पर हो सकती है। और इधर आप देख पाओगे पूरी दुनिया का मीडिया ही आज के समय इस टॉपिक पर लगातार आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, क्योंकि जब से रशिया में 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है ना, तब से यूएस, जापान, रशिया, फिलीपींस, इवन इंडोनेशिया, एशिया के कई देश, भारत को कोई खतरा नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, भारत को कहीं से भी किसी टाइप की सुनामी का कोई खतरा नहीं है। बाकी ये जो पैसिफिक ओशन, अगर मैं आपको दिखाऊं, प्रशांत महासागर ना, इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये धरती है, ये हमारा प्यारा भारत। और भारत से आप अगर ईस्ट को जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा ओशन, प्रशांत महासागर। लोग एक्चुअली रियलाइज करते नहीं है कि पैसिफिक ओशन साइज में कितना ज्यादा बड़ा है। आप अगर एक एंगल से देखो ना, तो लगता है पूरी दुनिया में सिर्फ पानी ही है। और आप अगर साइज के हिसाब से कंपेयर करना चाहो ना, तो मैं आपको ये बता दूं, जितना चांद का साइज है ना, उससे 5.5 टाइम ज्यादा साइज है पैसिफिक ओशन का। तो मतलब कि 5 मून आप आराम से फिट कर सकते हो यहाँ पर, और उसके बाद भी बहुत सारा स्पेस आपके पास बचेगा। तो पैसिफिक ओशन में देखिए, ये जो पूरा एरिया है जो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, जहाँ पे ये यूएसए का कोस्ट आता है और इवन यहाँ पे रशिया, चाइना, जापान, ये सब देश आते हैं। इस एरिया को कहा जाता है, पैसिफिक ओशन की बाउंड्री को कहा जाता है द रिंग ऑफ फायर, क्योंकि आसपास के इलाकों में बहुत सारे भूकंप आते हैं। सुनामी की हिस्ट्री है यहाँ पर, बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स है यहाँ पे। और अभी मोस्ट रिसेंटली रशिया, जो यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया, जो पूरे यूरोप से लेकर यहाँ पर पैसिफिक ओशन तक फैला है। रशिया का ये जो इलाका है ना, यहाँ पर इधर 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। थैंकफुली मुझको यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, इधर रशिया की बहुत ज़्यादा कम आबादी रहती है, तो इसलिए डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हुई नहीं है। इसी लेवल का अर्थक्वेक मान लो कभी मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास या यूरोप के इस इलाके में आ जाए, लाखों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मगर यहाँ पर भी जो भूकंप आया है ना, इसके बाद अब डर ये है कि इस भूकंप के इम्पैक्ट के बाद जो सुनामी आएगी, क्योंकि भूकंप इतना बड़ा था ये कि अब बहुत बड़ी लहरें खड़ी हो गई हैं। और आपको पता होगा, जो बड़ी वेव्स होती हैं, बड़ी लहरें होती हैं, उनसे ही एक सुनामी बनती है। और मेरे शब्दों से आप समझ नहीं पाओगे कि डिस्ट्रक्शन किस लेवल पे ऑलरेडी होनी स्टार्ट हो गई है। व्हेल, आपको पता होगा, धरती का सबसे बड़ा मैमल है। हमने देखा है कि इतने बड़े स्केल पर अब लहरें बननी शुरू हो गई है कि कई वेव्स जो इम्पैक्ट झेल नहीं पाई इतनी सारी वेव्स का, ये अब जापान के तट पे या फिर चाइना के तट पे आ रही हैं। इधर आप देख पाओगे, 海に打ち上げられているものとみられます。今 ये 回の वेव्स 津 हैं। 波との関連というのは情報 दिस इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी सीन। यहाँ पे पता लगता है कि नेचर के सामने हम लोग कितने बेबस हैं। और आप समझ सकते हैं, वेल्स का अगर ये हाल है, तो समुद्र में किस लेवल की अब इस वक्त लहरें बन रही होंगी, क्या सुनामीज उठ रही होंगी यहाँ पे। और ट्रंप ने भी इसके बारे में ये ट्वीट करी है कि एक मैसिव अर्थक्वेक की वजह से जो रशिया के कमचटका रीजन में हुआ है। और मैं वैसे आपको यहाँ पर यही बता दूं, कुछ लोग ना ये थ्योरियां बना रहे हैं ऑनलाइन कि रशिया की कुछ न्यूक्लियर सबमरीन को कुछ हो गया या रशिया कुछ टेस्ट कर रहा था यहाँ पे। नहीं, जहाँ तक अभी मैं देख पा रहा हूँ, कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। एक अर्थक्वेक है, रिंग ऑफ फायर है, पैसिफिक ओशन की इतिहास है यहाँ पे अर्थक्वेक्स का। फिर से यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया है। और कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ओर फिश से इसका कुछ रिलेशन है, कि ओर फिश रिसेंटली सरफेस पे काफ़ी आ रही थी। देखिए, उसके बारे में अगेन साइंटिफिकली प्रूवन कोई चीज़ है नहीं। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। देयर इज़ नो प्रॉपर साइंस बिहाइंड इट कि एक सर्टन फिश जब सरफेस पे आ जाती है तो क्या भूकंप आएगा ही आएगा। हाँ, एक हिस्ट्री है उसकी, बिल्कुल। बट इस वक्त नीड ये है कि रशिया, यूएस, जापान, सभी देश अपनी जियोपॉलिटिकल राइवलरीज को भुलाकर मिलकर काम करने पर फोकस करें, क्योंकि ट्रंप ने भी साफ साफ कह दिया है, सुनामी वार्निंग इज इन इफेक्ट फॉर दोज लिविंग इन हवाई। हवाई आपको पता होगा पैसिफिक ओशन के बीचों बीच यूएसए का एक टापू है। बहुत ही फेमस अमेरिकन हवाई से निकले हैं। फॉर एग्जांपल तुलसी गाबर्ड, ड्वेन जॉनसन, द रॉक, जो हॉलीवुड एक्टर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है यूएसए की। तो यहाँ पे सुनामी का खतरा है। और सुनामी वॉच इज इन इफेक्ट फॉर अलास्का,
जो यूएसए का अलास्का रीजन है और जो पैसिफिक कोस्ट है कैलिफोर्निया वगैरह वहां पर बिल्कुल वार्निंग इशू कर दी गई है कि सुनामी हिट कर सकती है। जापान इज ऑल्सो इन द वे, प्लीज विजिट दिस वेबसाइट tsunami.gov। ये यूएसए की सरकार ने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है, अभी आपको दिखाऊंगा सुनामी के लिए। और यूएसए की जो एम्बेसी है इन जापान, उनको भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि कभी भी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, अचानक से सुनामी आएगी, जल्द से जल्द आप सेफ एरिया में पहुंच जाओ, एक ऐसे एरिया में पहुंच जाओ जहां पर काफी हाइट है। बाकी मेरे हिसाब से देखिए जितनी ये वार्निंग्स मिल चुकी है और जितनी इवैक्यूएशन हो चुकी है, जापान में ही बताया जा रहा है 8 लाख से लेकर 9 लाख लोगों को ये इवैक्यूएट कर चुके हैं। आई थिंक अब लोगों के मरने के या इंजर होने के चांसेस काफी हद तक कम हो गए हैं, अनलेस एक ऐसी मेगा सुनामी आती है जो बिल्कुल सिटीज के अंदर भी चली जाती है, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। बट जितनी अभी हमको वार्निंग मिली है, जो हमारे पास आज के समय सैटेलाइट से डेटा आ रहा है, उससे हमने काफी हद तक जो लोग खतरे वाले इलाके में थे वहां से हटा लिए हैं, चाहे रशिया हो, जापान हो, इवन हवाई में और यूएसए में भी। और इस सब पैनिक में आप अगर सोशल मीडिया में देखोगे ना, तो एक नाम है, जापानीज नाम, ये आपको बार बार दिखेगा और लोग बोल रहे होंगे कि शी वॉज राइट। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रियो तात्सुकी की। रियो तात्सुकी देखिए जापान में एक मांगा राइटर है। जापान में जैसे आप लोगों को पता होगा एनिमे ये लोग काफ़ी बनाते हैं, तो एनिमे जो आप देखते हैं एज ए शो, ये बेस्ड होते हैं एक मांगा पर। मांगा एक तरीके से आप कह लीजिए एक जापानीज कॉमिक बुक होती है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूँ। तो जापान में एक मांगा राइटर हैं रियो तात्सुकी, इन्होंने कई साल पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक बहुत ही बड़ा भूकंप आएगा जापान में जुलाई 2025 को। डेट इन्होंने एग्जैक्ट ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि डेट इन्होंने कही थी कि 5 जुलाई को भूकंप आएगा। 5 जुलाई को तो भूकंप नहीं आया, मगर 30 जुलाई को हम देख रहे हैं कि एक बड़ा भूकंप आया है। और इन्होंने अपनी कॉमिक में, ये जो मांगा है इसमें प्रेडिक्ट किया था कि फिलीपींस और जापान के बीच में एक बहुत बड़ा क्रैक ओपन हो जाएगा और उसके बाद तबाही आ जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ है नहीं। देखो लोग पता है कि ऐसे टाइम में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं जब पैनिक बिल्कुल हाई लेवल पे होता है। आई मीन लोग आज के समय रियो तात्सुकी की जो कॉमिक बुक्स हैं, जो उनकी पुरानी नॉवेल्स हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि उनकी कौन कौन सी भविष्यवाणी सही थी। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए लोग नॉस्ट्राडामस लोगों को बनाना चाहते हैं कि ये प्रिडिक्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगी, जबकि बट अगेन हाउ कैन समवन प्रिडिक्ट एन अर्थक्वेक? ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा, रियो तात्सुकी ने ये कहा था कि इनको 1990s में एक सपना आया था जहां पे एक अर्थक्वेक सुनामी जापान को हिट करेगी जुलाई 2025 में, और इस इवेंट को इन्होंने अपनी एक मांगा कॉमिक बुक में पब्लिश भी किया था। और आप सोशल मीडिया पे देखोगे इस तरीके से लोग रियो तात्सुकी के थ्रेड्स बनाकर बैठे हैं कि ये जापानीज की एक कमाल की एक प्रोडिक्शन करने वाली लेडी है, इन्होंने कोविड, प्रिंसेस डायना की डेथ, अर्थक्वेक्स वगैरह सब प्रेडिक्ट कर रखा है। तो अगेन देखिए आज के समय इट्स इनक्रेडिबल टू सी किस तरीके से लोग ना इलॉजिकल बातों की तरफ जाकर एक तरीके से सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और नेचर की यही पावर है। वी समटाइम्स फील सो हेल्पलेस, क्योंकि अब देखिए जापान, यूएस, ये सब पावरफुल कंट्रीज है, रशिया अपने आप में पावरफुल कंट्री है, बट जब 10 फुट की सुनामी आपके सामने आ जाएगी, व्हाट कैन यू डू? इवन यूएसए के जो हवाई के टापू है वहां पर बताया जा रहा है कि 10 फुट की सुनामी आ सकती है। बट अगेन देखिए ये कॉमिक बुक वाले जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, सपने में देखा था वगैरह, वो सब अपनी जगह है। बाकी आप अगर साइंटिस्ट की स्टडी के हिसाब से देखो तो बिल्कुल बताया जाता है कि 2030 से पहले मेजर अर्थक्वेक्स आने हैं पैसिफिक ओशन में। जो रिंग ऑफ फायर है, प्राइमरली जापान की अगर मैं बात करूं, जापान हो सकता है मैस स्केल पर डिस्ट्रक्शन फेस करे, और जो इनके यहाँ सुनामी आई थी साल 2011 में, उससे भी भीषण सुनामी इन द फ्यूचर आ सकती है। इवन इंडियन ओशन में भी मैं आपको बता दूं कि तबाही आ सकती है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं नेचर कितनी क्रूअल है, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, सुनामीज बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, मगर सुनामीज इतनी डेडली ना होती अगर हम क्लाइमेट चेंज को इतना ज़्यादा बढ़ावा ना देते ये कार्बन एमिशंस करके। अभी भी मैं आपको बता दूं जो ओशन वार्मिंग हो रही है, ओशन का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज से जो भी लड़ाई थी उसको डाल दिया डस्टबिन में। ठीक है, ट्रंप का कहीं से भी कोई एजेंडा नहीं है क्लाइमेट चेंज का। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से इन्होंने यूएसए को पुल आउट कर लिया है, और यूएसए कुछ भी आज के समय क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए किसी भी टाइप की लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो अब होगा इवेंचुअली क्या कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा, ओशन का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो सुनामी एक बार को 2-3-4 फुट के आसपास या 5-6 फुट के आसपास होती थी, ये बढ़कर पहुंच जाएगी आराम से 10, इवन 12-13 फीट के आसपास जा सकती है।
यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रॉम जापान टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे इंडियन ओशन का भी मेंशन करना पड़ेगा। कभी अगर मान लीजिए भगवान ना करे इंडियन ओशन में भूचाल आता है ना, तो आप देखोगे सुनामी और बड़ी आएगी, क्योंकि ओशन का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर ओशन वार्मिंग इस स्केल पे ना होती ना, तो सुनामी का इतना डर भी ना रहता। तो ये ऐसा नहीं है कि 100%, ये तो भैया ऊपर वाला ही कर रहा है, हम कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। यहाँ पे इंसानों का प्रॉपर रोल है। और अभी भी अगर हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो वॉर है, इसमें सीरियस तरीके से लड़ते हैं एज ए ह्यूमन रेस, ये नहीं कि किसका फायदा हो रहा है किसका नुकसान हो रहा है, एज ह्यूमन रेस हम सब मिलकर अगर क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट खड़े होते हैं और वापस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को हम रिवाइव करते हैं, आई बिलीव आने वाले समय में लाखों लोगों की जान बच सकती है। बट लगता नहीं है, आज की दुनिया में कल का सोचा जाता है। आज के टाइम में फिलॉसफी ये है, अभी मैं जिंदा हूँ, जितना मर्जी खा सकूँ खाऊंगा, फ्यूचर वाले देखेंगे। तो अनफॉर्चुनेट है, बट आई गारंटी यू वन थिंग। प्रोडिक्शन की हम बात कर रहे हैं, चलो मैं भी प्रोडिक्शन करता हूँ। आने वाले 5 सालों में पैसिफिक ओशन और इवन हो सकता है इंडियन ओशन में एक मेगा सुनामी आए दैट विल कॉज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और अनफॉर्चुनेट बात है कि ये काफी हद तक ह्यूमन एरोगेंस की वजह से हो रहा होगा। खैर, इस टॉपिक से रिलेटेड अभी डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत सारी कुछ अपडेट्स आती हैं, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, लोग काफी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बट इन रियलिटी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बस लोग सही जगह सर्च नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी। इन लोगों ने ये कहा कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है दुनिया भर में। इधर आप देख पाओगे, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 36% फ्रॉम 2023 टू 2033। ये बाकी जो और एवरेज ऑक्यूपेशंस हैं उनसे कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। और इवन हमारे प्यारे भारत में आप देखोगे, अब खुल के ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करें या डेटा साइंस में। सैड बात यह है कि आप में से कई लोगों के पेरेंट्स को डेटा साइंस के बारे में पता भी नहीं होगा कि आज के समय दिस हैज बिकम अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर मेनी पीपल। जो डेटा साइंटिस्ट एक वेल रिप्यूटेड एक अच्छी कंपनी में लग गए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। और इवन आप अगर एक इंडियन स्टार्टअप में भी एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या आप इतने अवेयर हैं कि बदलते समय के हिसाब से जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप खुद को स्किल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहीं पर आपकी हेल्प करने के लिए आता है करियर 247। करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है। और वैसे मार्केट में देखो, सिंस डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है, कोर्सेज भी आपको काफी मिलेंगे। ज्यादातर कोर्सेज में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और कुछ टूल्स आपको दे देंगे और बोल देंगे गुड लक, खुद अपने आप सीखते रहो। जबकि आप जो करियर 247 का कोर्स है, इसमें आप देखोगे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस जो वीकेंड्स में होगी। आप वीकेंड्स में लाइव क्लास करिए अपनी, वीकडे में प्रैक्टिस करिए अपनी क्राफ्ट स्किल्स, अपनी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहिए। करियर 247 के डेटा साइंटिस्ट कोर्स में आपसे हम प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। आपको बेसिकली जो स्किल्स मिल रही हैं इनको यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, ये भी आप सीख पाएंगे।